नमस्कार साथियों। मैंने अपने पिछले वीडियो में सीसीए रूल 1965 के रूल 1 से लेकर रूल 15 तक का विस्तृत विवरण, उदाहरणों और सभी आवश्यक सरकारी आदेशों के साथ बताया था। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको रूल 16 से रूल 29 तक की पूरी जानकारी दूंगा, एक एक नियम को आसान भाषा में उदाहरणों के साथ और संबंधित सरकारी आदेशों व कोर्ट के निर्णयों के साथ समझाऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो और पिछला वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सीसीए रूल सीखने के लिए किसी हैंडबुक या किसी अन्य किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको इतना आसान और स्पष्ट बना दिया है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सहकर्मी और अन्य केंद्र सरकारी कर्मचारी इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ उठा सके। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने में सभी पुराने और नए सरकारी आदेश, परिपत्र और कोर्ट के फैसले ढूंढने में और उन्हें आसान भाषा में समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और शेयर मेरे हौसले को बहुत बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं। रूल 16, मामूली दंड देने की प्रक्रिया। रूल 16 का यह बताता है रूल 16 ये बताता है कि मामूली दंड जैसे फटकार, सेंश्योर, वेतन वृद्धि रोकना या वेतन से वसूली करने की प्रक्रिया क्या होगी। कर्मचारी को लिखित में आरोप बताए जाएंगे, जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाएगा, आमतौर पर जांच जरूरी नहीं होती है। रूल 16(1)(a), अगर कर्मचारी दस्तावेज देखने या गवाह से जिरह करने की मांग करता है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मना करती है तो मना करने का कारण लिखित में बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लर्क पर फाइल देर से भेजने का आरोप है। वह चाहता है कि एक गवाह को बुलाया जाए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी अनुशासनात्मक जो अथॉरिटी है, अगर मना करे तो कारण लिखित में दे। जो सरकारी आदेश हैं इसके रिगार्डिंग, रूल 16(1)(a) के रिगार्डिंग, मामूली दंड मामलों में भी अगर दस्तावेज या गवाह मांगे जाए तो देना चाहिए या फिर ठोस कारण लिखकर मना करना चाहिए। बिना कारण मना करने पर दंड आदेश रद्द हो सकता है। उदाहरण के लिए, कर्मचारी पर कागज गुम करने का आरोप है, वह डिस्पैच रजिस्टर मांगता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिना कारण मना करता है तो अपील में दंड हट सकता है। रूल 17, बड़े दंड देने की प्रक्रिया। रूल 17 उन मामलों में लागू होता है जब तथ्य कर्मचारी ने मान लिए हो या दंड आपराधिक दोष सिद्धि पर आधारित हो। ऐसे में रूल 14 की पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन कर्मचारी को लिखित जवाब देने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक स्टोर कीपर मानता है कि उसने बिना गेट पास सामान दे दिया। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है रूल 17 के तहत कार्रवाई कर सकता है। रूल 17 के रिगार्डिंग जो सरकारी आदेश या फिर कोर्ट रूलिंग है उसमें है सरकारी आदेश डीओपीटी ओएम 22 दिसंबर 1995 का। इसमें माने गए तथ्य यानी एडमिटेड फैक्ट स्वेच्छा से होने चाहिए, दबाव डालकर नहीं। अगर बाद में कर्मचारी आरोप से मुकर जाए तो रूल 14 की पूरी जांच होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अधिकारी ने गलत बिल साइन करने की बात तो मान ली, बाद में कहा कि दबाव में किया है, तो अपीलीय प्राधिकारी ने पूरी जांच के आदेश दे दिए। रूल 18, दस्तावेजों की आपूर्ति। कर्मचारी को आरोप पत्र में लिखे सभी दस्तावेजों की कॉपी देना जरूरी है। बिना कारण न देने पर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है। ये नियम छोटे और बड़े दोनों दंड मामलों में लागू हैं। एग्जाम्पल के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल में गलत रसीद पास करने के आरोप पर ऑडिटर को होटल रसीद की कॉपी मिलनी चाहिए। रूल 18 के रिगार्डिंग जो कोर्ट रूलिंग है उसमें
एक केस है जिसका जजमेंट का समरी मैं देता हूँ। ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद रमज़ान खान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1991 का। इसमें ये कहा गया है कि जो निर्णय होता है, निर्णय था, दस्तावेज देना अनिवार्य है भले ही कर्मचारी उसकी सामग्री जानता हो। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी को लेजर शीट की कॉपी नहीं दी गई जबकि उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दंड रद्द कर दिया। दोस्तों, अगर अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक बटन दबाते रहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं रूल 19 की तरफ। रूल 19 है विशेष प्रक्रिया आपराधिक दोष सिद्धि के लिए। इसमें कहा गया कि अगर कर्मचारी को आपराधिक अदालत ने दोषी ठहराया है तो बिना जांच के उससे बर्खास्त या हटाया या फिर डिमोट पदावनत किया जा सकता है। लेकिन दंड देने से पहले कर्मचारी को जवाब देने का मौका देना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कैशियर रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया गया। डिसिप्लिन अथॉरिटी ने रूल 19 का नोटिस भेजा, जवाब देकर सेवा से उसको हटा दिया गया। रूल 19 के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या फिर कोर्ट रूलिंग है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक सरकारी आदेश है डीओपीटी का ओएम 11 नवंबर 2010 का। इसमें कहा गया है कि दोष सिद्धि सक्षम आपराधिक अदालत से होनी चाहिए। दंड अपराध की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए। इसका एक केस है जो मद्रास हाईकोर्ट में हुआ था। दोष सिद्धि के बाद भी डिसिप्लिन अथॉरिटी को नोटिस देकर जवाब लेना जरूरी है वरना दंड रद्द हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक एलडीसी आईपीसी 420 में दोषी पाया गया था। डिसिप्लिन अथॉरिटी ने बिना नोटिस हटाया, अदालत ने आदेश रद्द कर दिया। तो दोषी पाया जाना ही जरूरी नहीं है, उस पर आरोप सिद्ध भी होना चाहिए। रूल 20 सुरक्षा और विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया। रूल 20 के तहत जांच छोड़ी जा सकती है अगर राष्ट्र की सुरक्षा के हित में जांच करना उचित न हो या राष्ट्रपति को लगे कि यह जनहित में नहीं है, कारण लिखित में दर्ज हो और राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी पर गुप्त जानकारी लीक करने का शक हुआ तो रूल 20 के तहत उसे बिना औपचारिक जांच करवाई गई। रूल 20 के तहत जो सरकारी आदेश हैं उसमें डीओपीटी ओएम 21 दिसंबर 1972 और 2014 में पुनः पुष्टि हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि रूल 20 का इस्तेमाल केवल दुर्लभ और विशेष मामलों में होना चाहिए, कारण लिखित में दर्ज कर स्पष्ट सुरक्षा या जनहित का आधार होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में कर्मचारी पर विदेशी एजेंट को जानकारी देने का शक था। राष्ट्रपति की लिखित मंजूरी के बाद रूल 20 लागू कर दिया गया। रूल 21 संयुक्त जांच। दो या अधिक कर्मचारी पर एक जैसे आरोप हो या एक ही घटना से जुड़े हों तो संयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। डीए को सभी कर्मचारियों पर अधिकार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो क्लर्क ने मिलकर फर्जी बिल पास कराया, इसके लिए संयुक्त जांच होना जरूरी है। सरकारी आदेश या फिर कोर्ट रूलिंग जो है रूल 21 के रिगार्डिंग, उसको मैं आपको बता देता हूँ। डीओपीटी का जो ओएम है 16 अप्रैल 1975 का, उसमें यह कहा गया है कि आरोप जुड़े हो तो संयुक्त जांच संभव है। अगर संयुक्त जांच से निष्पक्षता प्रभावित हो तो अलग अलग जांच भी की जा सकती है। कोर्ट रूलिंग है इसका
जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश चंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, इसका मुकदमा 1995 में, इसमें क्या निष्कर्ष निकला है कि संयुक्त जांच में सभी को बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। रूल 22 कॉमन प्रोसीडिंग्स। रूल 22 में यही कहा गया है कि यदि अलग अलग विभागों या सेवाओं के कर्मचारी एक ही प्रकार के दुराचार या मिसकंडक्ट में शामिल है तो राष्ट्रपति या सक्षम प्राधिकारी कॉमन प्रोसीडिंग्स जो साझा कार्रवाई है उसका आदेश दे सकता है। सभी कर्मचारियों के मामले को देखने के लिए एक ही अनुशासनिक प्राधिकारी यानी फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को नामित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्रालय का एक स्टेनोग्राफर और स्वास्थ्य मंत्रालय का एक क्लर्क दोनों मिलकर फर्जी बिल पास करते हैं तो राष्ट्रपति एक ही डीए जो है वो नियुक्त करता है जो इस कॉमन प्रोसीडिंग्स को संचालित करेगा। रूल 22 के जो सरकारी आदेश या अदालती निर्णय जो हैं उसके बारे में बता दूं आपको। सरकारी आदेश है डीओपीटी का जो दिनांक 6 सितंबर 1976 का है, उसमें क्या कहा गया है कि जब अलग अलग विभागों में कर्मचारी शामिल हो तो राष्ट्रपति या फिर सक्षम प्राधिकारी को एक कॉमन डीए तय करना आवश्यक है। कॉमन डिसिप्लिन अथॉरिटी तय करना आवश्यक है। इसके रिगार्डिंग एक कोर्ट रूलिंग भी है जो कि स्टेट ऑफ पंजाब बनाम कुलदीप सिंह का है सुप्रीम कोर्ट 1997। इसमें यह कहा गया है कि कॉमन प्रोसीडिंग्स में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी के लिए प्रक्रिया निष्पक्ष हो। एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा मंत्रालय का एक यूडीसी और रक्षा मंत्रालय का एक एलडीसी दोनों फर्जी वेंडर बिल पास करते हैं तो एक ही डीए के अधीन कॉमन प्रोसीडिंग्स होंगी। रूल 23 अपील। कर्मचारी दंड आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अपील उसी प्राधिकारी को करनी होगी जो नियमों में जो निर्दिष्ट है। अपीलीय प्राधिकारी यानी अपेलेट अथॉरिटी का पद डीए से ऊंचा होना चाहिए। अपील निम्न कारणों से की जा सकती है। प्रक्रिया जो होती है उसमें अनियमितता जो होती है, इरेगुलरिटीज जो होती है उसके रिगार्डिंग। दंड का अनुपातहीन होना, मतलब डिसप्रोपोर्शनल जो पेनल्टी लगाई जाती है उसके रिगार्डिंग, या फिर नया सबूत मिलना। इन सब कारणों की वजह से जो है अपील्स की जाती हैं फिर से। उदाहरण के तौर पर एक सेक्शन ऑफिसर को डीए ने दंडित किया, उसने उचित सुनवाई न मिलने का हवाला देते हुए एचओटी के पास अपील की। मैं इसी के साथ मैं अभी अपील करूंगा कि आप प्लीज़ अभी लाइक बटन को दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर इजी लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को भी दबा दीजिए, ये मेरा अपील है आप लोगों से। रूल 23 उसके रिगार्डिंग जो सरकारी आदेश या अदालती निर्णय है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। सरकारी आदेश डीओपीटीओएम का जो दिनांक है 14 मार्च 1977 का, उसमें यह कहा गया है कि अपील उसी प्राधिकारी को की जानी चाहिए जो शेड्यूल 2 में निर्दिष्ट है। अपीलीय प्राधिकारी डीए से जूनियर नहीं हो सकता, ये तो कहा ही गया है। जो कोर्ट रूलिंग है इसके रिगार्डिंग यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला 1985 में। अपील, इसमें कहा गया कि अपील का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत एक संवैधानिक सुरक्षा है। ये जो राइट टू अपील है वो संवैधानिक सुरक्षा है, ये कोर्ट ने रूलिंग दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक सेक्शन ऑफिसर को डीए ने दंडित किया, निर्धारित जो उसका पदानुक्रम है, निर्धारित पदानुक्रम में एचओडी के पास जाके ये अपील की। जो, जो उसका जो डिस्टिंक्ट हायरार्की है, प्रिस्क्राइब हायरार्की है, उसके पास उसी के एचओडी को जाके अपील की फिर से उसने। रूल 24 अपील जो है उसकी क्या समय सीमा होती है।
दंड आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। यदि उचित कारण हो तो देरी को माफ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कर्मचारी ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है और अपील की समय सीमा पार हो जाती है, तो मेडिकल प्रमाण पत्र देने पर देरी जो है वो माफ कर दी जा सकती है। रूल 24 के रिगार्डिंग जो सरकारी आदेश या फिर अदालती निर्णय है, उसमें ये एक है डीओपीटी ओएम दिनांक 21 मई 1979 अपील 45 दिनों के भीतर दायर होनी चाहिए। उचित कारण पर देरी माफ की जा सकती है। इसका एक कोर्ट रूलिंग भी है। जी वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 1952 का। इसमें ये कहा गया है कि पर्याप्त कारण होने पर देरी माफ की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी अस्पताल में भर्ती था, मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ देरी में की गई अपील फिर स्वीकार हो गई उसकी। रूल 25 अपील पर विचार। अपीलीय प्राधिकारी यानी अपीलेट अथॉरिटी को यह देखना चाहिए कि क्या जांच और दंड नियमों के अनुसार हुए हैं, क्या दंड दुराचार के अनुपात में है, प्रोपोर्शनेट है मिसकंडक्ट के, या फिर क्या प्रक्रिया निष्पक्ष रही है। उदाहरण के तौर पर छोटे प्रक्रिया संबंधी गलती के लिए बर्खास्तगी दी गई है, डिसमिसल का ऑर्डर दिया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने दंड घटाकर फटकार कर दिया, मतलब सेंश्योर में उसको चेंज कर दिया। इसके रिगार्डिंग जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं रूल 25 के रिगार्डिंग, उसमें डीओपीटी का ओएम 14 अक्टूबर 1980 का है। इसमें यह कहा गया है कि अपेलेट अथॉरिटी को यह जांचना चाहिए कि प्रक्रिया सही थी और दंड अनुपात में था। इसका एक कोर्ट रूलिंग भी है। बीसी चतुर्वेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 1995 में। यही कहा गया है कि यदि दंड अनुपातहीन है तो अपीलीय प्राधिकारी उसे बदल सकता है, जो अपीलेट अथॉरिटी वो बदल सकता है। तो मतलब इसी वजह से अपीलेट अथॉरिटी को डीए से ऊपर रखा गया है, ताकि वो कुछ ऐसा कुछ रहे उसमें, उसको सही दिखे, चीज़ निष्पक्ष ना दिखे तो उसको चेंज भी कर सकता है, जो निर्णय होते हैं उसे बदल भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर डीए ने मामूली देरी के लिए बर्खास्त की दी, अपीलीय अधिकारी ने फटकार में बदल दिया, जो मैंने पिछले बार कहा था आपको पिछले स्लाइड में। रूल 26 अपीलीय आदेशों का पालन, जो अपीलेट ऑर्डर्स है उसका पालन। अपीलीय प्राधिकारी माने अपीलेट अथॉरिटी के आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए। पालन में अनावश्यक देरी प्रशासनिक कार्रवाई का कारण बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपील में कर्मचारी का वेतन बहाल हुआ तो अकाउंट सेक्शन को तुरंत बकाया देना होगा। रूल 26 के रिगार्डिंग जो सरकारी आदेश या फिर अदालती निर्णय हैं, इसमें डीओपीटी ओएम की संख्या 23 दिसंबर 1981 का एक है कि अपीलीय आदेशों का पालन बिना देरी किया जाना चाहिए। ये डीओपीटी ओएम संख्या के हिसाब से है। उदाहरण के तौर पर अपील में वेतन बहाल तो अकाउंट सेक्शन ने 30 दिन में बकाया जारी किया। यही है कि मतलब जब सही अपील अथॉरिटी ने कहा कि उसका वेतन बहाल होना चाहिए तो विद इन 30 डेज उसका अकाउंट सेक्शन ने पैसा वापस कर दिया। रूल 27 पुनरीक्षण यानी रिवीजन। कोई उच्च प्राधिकारी किसी दंड का आदेश जो दंड आदेश को स्वतः सुओ मोटो या कर्मचारी के आवेदन पर संशोधित कर सकता है, इसको रिवाइज कर सकता है कोई भी उच्च अधिकारी। प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, कर्मचारी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एचओडी ने पाया कि दंड बिना उचित जांच में के लगाया गया है तो आदेश रद्द कर दिया गया। इसका पुनरीक्षण यानी संशोधन का
सरकारी आदेश या फिर अदालती निर्णय जो हैं उसके बारे में बता दूं आपको। डीओपीटी का ओएम संख्या 18 फरवरी 1986 का है। उच्च प्राधिकारी आदेश को स्वतः या आवेदन पर संशोधित कर सकता है। नया सबूत मिलने पर कर्मचारी को प्रतिक्रिया देने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका एक अदालती निर्णय भी है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम उपेंद्र सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला 1994 का। ये उसका जो निर्णय है वो है, पुनरीक्षण मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए, नए गवाहों के बयान पुनरीक्षण में जोड़े गए, निर्णय से पहले कर्मचारी को दिखाया गया। रूल 28, पुनर्विचार रिव्यू। पुनर्विचार किया जा सकता है यदि नया सबूत मिले या मूल निर्णय में स्पष्ट गलती हो। जो उसका जो मूल निर्णय बेस निर्णय था उसमें कुछ गलती है, वो स्पष्ट दिख रहा है, तो पुनर्विचार किया जा सकता है। पुनर्विचार प्राधिकारी को कर्मचारी को सुनना आवश्यक है। रिव्यू अथॉरिटी को कर्मचारी का सुनना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए, बर्खास्त कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज देता है जो उसकी निर्दोषता दिखाता है, दंड वापस ले लिया गया। इसके रिगार्डिंग जो सरकारी आदेश है या फिर अदालती जो निर्णय है उसमें उसके बारे में बता दूं आपको। डीओपीटी की ओएम का जो दिनांक 2 जून 1986 का है। इसमें कहा गया है कि नए सबूत या स्पष्ट गलती पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अदालती निर्णय भी है इसका। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम डॉक्टर बिनापानी देई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चला था, उसका निर्णय है ये है कि ऐसा कोई भी पुनर्विचार जो अधिकारों को प्रभावित करता है, ऐसा कोई भी पुनर्विचार जो अधिकारों को प्रभावित करता है, उसमें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सेम जो लास्ट मैंने बताया था, सीसीटीवी फुटेज में निर्दोषता साबित होने पर दंड वापस ले लिया गया है। रूल 29, नियमों में छूट, पावर ऑफ रिलैक्सेशन, पावर टू रिलैक्स। यदि किसी मामले में नियम लागू करने से अनावश्यक कठिनाई हो और यह सार्वजनिक हित में हो तो राष्ट्रपति नियमों में छूट दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, गंभीर ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो रहे कर्मचारी को जांच की समय सीमा में छूट दी गई। ये जो रिलैक्सेशन है ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। दोस्तों, क्या मुझे अपना अगला वीडियो सीसीए रूल्स पर एमसीक्यूज जो हैं उस पर बनाना चाहिए? प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताइए मेरे को, ताकि मैं इसके ऊपर मैं कर सकूं और कुछ एक नया वीडियो बना सकूं। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकें।